गुड मॉर्निंग एवरीवन। का फिर से स्वागत है एवरग्रीन एकेडमी में। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम एक एसएससी का पेपर उठाएंगे और उसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक दिन में नहीं हो पाएगा और यदि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। सो दैट हमने पहला वीडियो शूट कर लिया, फिर अब दूसरा वीडियो उसी पेपर पे हम कर रहे हैं जो एसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। हम 8 क्वेश्चन तक कर चुके थे, उसके बाद वाले सारे क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 9 से ट्राई करते हैं। ये सब हमने देखा था, आप एक बार देख भी सकते हैं। ये इंग्लैंड इसका आंसर था, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, ये भी हमारा हो चुका था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द एंथम ऑफ ईस्ट। ईस्ट का एंथम हम किस शहर को कहते हैं? तो यार ये ना अलग अलग जो शहर हैं उनको हम लोग यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है मदुरई, ये मदुरई है। ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पर यू कैन डू द करेक्शन, दिट इज अ मदुरई। द एथेंस ऑफ द ईस्ट, मदुरई को कहा जाता है। यदि मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो माफ कीजिएगा। एथेंस ऑफ द ईस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसके लिए किया गया, क्योंकि इसमें रिच कल्चरल हेरिटेज है, इसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके लिए इतना ही करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हु चेयर्ड द 6th मीटिंग ऑफ आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी इन न्यू दिल्ली जनवरी 2020? यार देखो भाई, ये 2019 का पेपर था, 2020 में कंडक्ट हुआ था। इस वजह से 2020 के करंट अफेयर पूछे गए हैं। तो अब करंट अफेयर 20 के पूछे गए हैं, लेकिन उसका रिलेवेंस तो आज भी होगा। मतलब मान के चलो कि आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी तो आज भी होगी। तो अब हम पहले आइलैंड की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम यहाँ पे लिखेंगे यार, हमारे यहाँ पर टोटल आइलैंड कितने हैं ना। पहला जो हमारा जो पॉइंट होगा, टोटल आइलैंड कितने हैं, जरा हम लोग यहाँ लिखेंगे। इंडिया में टोटल आइलैंड जो है 1300 है। तो याद रखेंगे जी, 1300 टोटल आइलैंड है। अच्छा, उसमें से सबसे लार्जेस्ट, मुझे थोड़ा सा बड़ा भी लिखना चाहिए, हाँ, सबसे लार्जेस्ट जो आइलैंड है, सबसे लार्जेस्ट जो आइलैंड है उसे हम अंडमान और निकोबार कहते हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हम कहेंगे। तो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए थोड़ा समय हम देंगे। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, इसमें जो अंडमान है, ये सुनना ध्यान से, जो अंडमान है उस अंडमान में हमारे पास में 2 वॉल्केनो है। यहाँ पर 2 वॉल्केनो है। एक है बैरन आइलैंड, एक है बैरन वॉल्केनो, और दूसरी जो वॉल्केनो है उसका नाम है नारकोंडम, है ना, उसका नाम है नारकोंडम वॉल्केनो। दूसरी का नाम है नारकोंडम वॉल्केनो। हम इसका कलर चेंज करके एक बार देखते हैं, शायद अच्छा और कलर हमें मिल जाए। कैन वी यूज वाइट? या चलिए, नारकोंडम। तो ये नारकोंडम भी वॉल्केनो यहाँ पर है। तो मुझे लग रहा है ये वाइट ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। बैरन वॉल्केनो जो है ना, ये इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, और ये जो है ये डॉर्मेंट है। नारकोंडम जो है ये डॉर्मेंट वॉल्केनो है। मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई। लार्जेस्ट जो आइलैंड होगा ये अंडमान एंड निकोबार होगा, इतनी बात मुझे लगता है आप सब जानते हैं। अच्छा, एक और जो है आइलैंड है, ये तो आपका सी वाला है। तो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। अच्छा, कोई बता सकता है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कहाँ पर है? ये आसाम में है। अच्छा, रिवर आइलैंड है, इसका मतलब रिवर पे होगा। तो किस रिवर पर होगा बेटा? ब्रह्मपुत्रा पे होगा। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा पर होगा तो इसका नेम क्या होगा? आइलैंड नेम क्या होगा? आइलैंड का नेम क्या होगा? आइलैंड का नेम है मेरे प्यारे बच्चों माजुली। यहाँ मैंने लिख दिया माजुली। मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आइलैंड का नेम है माजुली आइलैंड। अच्छा, इतना यहाँ आपने लिख लिया। वंस अगेन अब हम
दूसरा भी कलर इस्तेमाल करेंगे, फिर से रेड कलर पे आ जाएंगे, चलिएगा। तो मज़ा आ रहा है कलर खेलते हुए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार, ये हमारा जो लक्षद्वीप है, आप सभी को पता है हमारे मोदी जी जो है आइलैंड पर बैठे थे और मालदीव हिल गया था, है ना। लक्षद्वीप जो है ये कोरल आइलैंड है। अच्छा, कोरल आइलैंड क्या होता है? कोरल आइलैंड, कोरल एक प्रकार का जीव होता है जो समुद्र में पाया जाता है और समुद्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो मर जाते हैं और मरने के बाद उनके स्केलेटन से जो एक सॉलिड पार्ट बनता है उसे हम आइलैंड कहते हैं, कोरल आइलैंड करते हैं। तो लक्षद्वीप, तो मैंने यहाँ लिखना पड़ेगा फिर लक्षद्वीप आइलैंड मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोरल आइलैंड है जो समुद्री जीवों के मरने से जो स्केलेटन बचा उससे इसका निर्माण हुआ है। मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब दूसरा पार्ट हमने यहां तक तो ये लिख लिया। अच्छा भाई, ये जो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है, जो अपनी जो आइलैंड है ना, जो अपनी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं लेकिन यार मज़ा आएगा। इसी तरह से पढ़ना होता है और तभी आप अच्छी तरह चीज़ों को कर पाओगे। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसके हेड जो है कौन है बेटा? होम मिनिस्टर होते हैं। तो वो जो क्वेश्चन करेंट अफेयर का था वो आज भी रिलेवेंट है ना, वो आज भी रिलेवेंट है। और यदि अभी पूछ लिया गया कि यार आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के हेड कौन होंगे, तो आपका मेरे प्यारे बच्चों होम मिनिस्टर होते हैं। अधिकतम जो आइलैंड हमारे पास में है वो अब जो है वो सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी है। अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप है और भी बहुत सारे, दमन एंड दीव, ये भी आइलैंड, ये भी यूनियन टेरिटरी ही है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो मैंने क्या क्या बताया? टोटल आइलैंड इन इंडिया 1300, लार्जेस्ट आइलैंड अंडमान निकोबार। जो अंडमान जो आइलैंड है उसमें एक वॉल्केनो है, दो वॉल्केनो, एक बैरन वॉल्केनो और एक नारकोंडम। बैरन वॉल्केनो जो है एक एक्टिव वॉल्केनो है जो हमेशा उससे मेग्मा बाहर आता है, और नारकोंडम जो है वो आपकी डॉर्मेंट वॉल्केनो है जो कभी कभी वॉल्केनो से मेग्मा बाहर आता है। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है वो माजुली रिवर आइलैंड है। यहाँ देखो, मंजूली का मत लिखिएगा, यहाँ पर माजुली मैं फिर से लिख देता हूँ, माजुली रिवर आइलैंड है। ध्यान सुनना, माजुली रिवर आइलैंड है, इसे मैं काट देता हूँ, ये अच्छा नहीं लिखा है। माजुली रिवर आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है और कहाँ पर है? आसाम राज्य में है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इस कहानी को आगे लेके जा रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन पे अब हम जा रहे हैं। ओके, गोइंग अहेड विद अनदर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच स्टेट हैज द जावरा डांस, a dance form of celebrate wealth ओरिजिनेटेड? तो इसका राइट आंसर है जावरा डांस जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है मेरे प्यारे बच्चों। जावरा डांस मध्य प्रदेश में होता है। चलिए अब ना थोड़ा बहुत समझते हैं, दो चार डांस के बारे में लिखते हैं, जानते हैं। अच्छा, ये जो जावरा डांस जो है ना, सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जावरा डांस जो है, सबका ध्यान मेरी तरफ, जावरा डांस जो है वो मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में है। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में है। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में है। अच्छा, बुंदेलखंड एक मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में मेजरली 3 प्लेट्यू पाए जाते हैं। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पर मैं प्लेट्यू वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? प्लेट्यू का मतलब होता है हाईली इलेवेटेड पार्ट, है ना, इसे हम कहते हैं हाईली इलेवेटेड पार्ट। लेकिन अपर पार्ट क्या होता है? अपर पार्ट क्या होता है? फ्लैट होता है। तो अपर पार्ट जो हुआ आपका फ्लैट हुआ, याद रखना, अपर पार्ट जो है वो फ्लैटन है, तो फ्लैट हो गया, उसे प्लेट्यू कहते हैं। अच्छा, ये प्लेट्यू जो है वो मध्य प्रदेश में 3 है। एक है, जैसे मैंने पहले लिखा आपका बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड तो है ही है। मैं अब यहाँ पे कलर चेंज कर लूंगा, आई थिंक वाइट कलर ज्यादा सूटेबल होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके, बुंदेलखंड। अच्छा, एक और प्लेट्यू है जिसका नाम है बघेलखंड, उसका नाम है बघेलखंड। और तीसरा जो प्लेट्यू सबसे बड़ा है
उसका नाम है मालवा का प्लेट्यू, उसका नाम है मालवा प्लेट्यू। जो मालवा प्लेट्यू है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, याद रखिएगा। और जो बुंदेलखंड का जो प्लेट्यू है वो मध्य प्रदेश और यूपी में है। और ये जो आपका बघेलखंड का प्लेट्यू है ये भी मध्य प्रदेश और यूपी में है। तो हमने क्या देखा, जावरा डांस की बात कर लिया हमने प्यारे बच्चों, जो बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश में पाया जाता है या होता है। जो वेल्थ जब आती है, मतलब कि जब कटनी होती है तब लोगों के घरों में पैसा आता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेल्थ आ रही है। तो इस वजह से ये जावरा डांस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो एक बुंदेलखंड प्लेट्यू था तो मैंने प्लेट्यू की बात यहाँ पर कर ली। तो जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ कल्चर की बात हो रही, साथ साथ में जियोग्राफी भी हमने मिक्स कर लिया। तो इस तरह से मल्टीपल चीजें एक साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यही मुझे लगता है ये इस YouTube प्लेटफॉर्म पे एक नई बात हम आपको दे रहे हैं। बाकी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बुंदेलखंड किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, सबने पढ़ाया होगा, लेकिन ये सब जब सब चीज़ों को मिक्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में डालते हैं, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाती है और आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रह पाती है। चलिए अब जरा कुछ बातें और देखते हैं। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक हो गया। मैं इसको अब रिलीज कर देता हूँ। चलिए बेटा, अब सबसे पहले मैं एक बिहार राज्य का नाम लिखता हूं और बिहार में 2-3 जाट और जाटिन, ये मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। जाट जाटिन, बख्खो बखेन, है ना, बख्खो बखेन, बख्खो बखेन, ये कहाँ का है, ये दोनों ही जो डांस है मेरे प्यारे बच्चों ये बिहार का है। और एक और बिहार का डांस है पनवरिया, है ना, पनवरिया। आजकल बिहार में जो है प्रशांत किशोर जी बहुत चर्चा में चल रहे हैं और हम ये दुआ करते हैं कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छा करे, ताकि यार कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी हमारे देश में होनी चाहिए जो एजुकेशन और हेल्थ की बात करे। हाँ, खेल गोपाल, खेल गोपाल आसाम राज्य का है। नागा डांस, नागा डांस, नागा डांस, कली गोपाल ये भी यहाँ का है, कली गोपाल। और यहाँ का तो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को पता ही है मेरे प्यारे बच्चों, बिहू है। क्या है, बिहू है। आसाम राज्य में एक सबसे बड़ा फेमस टेम्पल है कामाख्या, याद रखेंगे। कामाख्या जो टेम्पल है वो आपका, कामाख्या जो टेम्पल है वो आपका आसाम राज्य में है, कामाख्या टेम्पल। तो ये बहुत बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। जाट जाटिन, बख्खो बखेन, पनवरिया, और आपका ये बिहार राज्य में आएगा। आसाम खेल गोपाल, कली गोपाल, नागा डांस और बिहू डांस ये आसाम में आएंगे। कामाख्या टेम्पल भी आसाम राज्य में है। ये अब हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा चुके हैं। अब मैं आपके साथ में दूसरे क्वेश्चन की ओर जाना चाहूंगा, थोड़ा जल्दी चलते हैं। तो जावरा डांस कहाँ का हो गया, मध्य प्रदेश का, याद हो गया होगा आपको। ठीक है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बैग 2 इंटरनेशनल हैट्रिक्स इन क्रिकेट, उनका नाम जो है वो यहाँ पर अब हमें उनका जो नाम है आप सबको पता है या नहीं, आई डोंट नो, ये है कुलदीप यादव, कुलदीप यादव। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। विच सिटी in India is world renowned for one of the most traditional embroidery style चिकनकारी, सॉरी चिकनकारी, मतलब ये ना एक एम्ब्रॉयडरी है, एक इससे कपड़े बनते हैं और ये लखनऊ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये एक साड़ी यहाँ पे बनती है, तो ये जरा याद रखेंगे, ये लखनऊ की एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी क्या होता है मुझे लगता है आप सभी को पता ही है यार, ये कपड़ों पर जो है कला की जाती है। ओके, अब हम बड़ा बढ़िया सा सवाल देखने वाले हैं। इसमें आपको टाइम भी लगेगा, लेकिन इसको पूरी अच्छी तरह से हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम ये आज का क्वेश्चन नंबर 14, और आज हम सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। और आज के सेशन के बाद ये वाला पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरा पेपर ट्राई करेंगे। चलिए, तो क्या होगा कि हर मतलब फिर से मैं अनाउंसमेंट करता हूं, TTS हमारे लेक्चर्स आएंगे
ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो आपके ट्यूसडे जो होगा वो आपका एसएससी आएगा, उसके बाद में थर्सडे जो होगा वो एनटीपीसी का पेपर आएगा, और सैटरडे जो होगा वो करंट अफेयर के लिए आएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या एसएससी का पेपर क्या एनटीपीसी वाले देख सकते हैं? भाई देखना ही चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप एनटीपीसी वाले, क्योंकि जो एसएससी लिखता है वो एनटीपीसी भी लिखता है, जो एनटीपीसी लिखेगा वो एसएससी लिखेगा, और एमपीपीसीएस या जितने भी पीएससी वाले लोग हैं वो सब ये सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 को जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यार देखो कितना डिटेल में बात हो रही है, और एक जगह पर फ्लैग के बारे में सारी बात हम कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात तो है कि क्या लिखा है, इन विच सिटी वाज झंडा सत्याग्रह या फ्लैग सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, है ना, हेल्ड हुआ था 1923। इसका सही आंसर जो है नागपुर है। इसका जो सही आंसर जो है वो नागपुर है। बाद में फिर क्या हो गया था, वो जबलपुर शिफ्ट हुआ था। तो ये क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर नागपुर हो गया। अब मैं इस पूरे के पूरे फ्लैग सत्याग्रह के बारे में बात करूंगा। आपने क्वेश्चन नहीं लिख पाए होंगे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब मैं रिटर्न आऊंगा तब आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला तो लिखते हैं दोस्तों फ्लैग। मैं यहाँ पर अब दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी में अच्छा लगे, ठीक है। फ्लैग, चलिए फ्लैग सत्याग्रह, फ्लैग सत्याग्रह 1923। अच्छा, अब ये किस, लेड बाय, है ना, याद रखिएगा, लेड बाय किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यार एकदम जोरदार आदमी थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे। याद रखिएगा, इस मूवमेंट में राजेंद्र प्रसाद भी थे, तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद भी थे इसमें। लेकिन मेनली जो लीडर जो थे वो सरदार पटेल थे। उसके बाद विनोबा भावे थे, विनोबा भावे थे, और ये विनोबा भावे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह और इन्होंने भूदान मूवमेंट भी चलाया था। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं चीजों को। यार हमने जो आज का इंडियन फ्लैग है, वी एडॉप्टेड, है ना, याद रखिएगा, वी एडॉप्टेड इंडियन फ्लैग ऑन 22, है ना, 22 जुलाई, याद रखिएगा 22 जुलाई 1947, 1940 से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो हमारे फ्लैग को जो अडॉप्ट किया 22 जुलाई को किया। अच्छा, उसके बाद अब हम थोड़ा और कुछ आगे की बात करते हैं कि यार जो हमारा जो ये फ्लैग है उसमें सैफरन कलर है, आपको सबको पता है सैफरॉन कलर है। अच्छा, किसको दिखाता है? ये स्ट्रेंथ को दिखाता है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो वाइट कलर है, जो वाइट कलर जो है वो इस बात का रिप्रेजेंटेशन करता है, ये शांति का, ये शांति को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद हमारा जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी को बताता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी तो इसीलिए ग्रीन रखा गया, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से ही हमारी प्रॉस्पेरिटी होती है। अब इसमें जो है हमारे फ्लैग में एक चक्रा है ना, एक चक्रा है। अच्छा, ये जो चक्रा है इसे हम किसके नाम से जानते हैं? विल ऑफ द लॉ। तो सुनेंगे ध्यान से, इसे हम विल ऑफ द लॉ के नाम से जानते हैं। ये अशोक चक्र से लिया गया है, याद रखेंगे, ये अशोक चक्र से लिया गया है, अशोक चक्र से लिया गया है। ये जो चक्र किस बात को रिप्रेजेंट करता है? ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है और बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो इतनी बात आप सबको पता लग गई कि यार इधर ऐसा सब हमने बता दिया, ठीक है। अब जो हमारा फ्लैग है, इस फ्लैग के साइज के बारे में बात करते हैं। व्हाइट बहुत ज्यादा हो गया, अब हम थोड़ा सा रेड ले लेते हैं, ठीक है।
अब हम इसके साइज के बारे में बात करते हैं, सुनना जानते साइज के बारे में बात करते हैं। तो इसका साइज जो है 2:3 है, 2:3 है। ये 2 क्या है, ये विड्थ है और ये क्या है, लेंथ है ना, विड्थ और लेंथ है। अच्छा, अब इसका जो झंडा फ्लैग कोड जो है ना प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो फ्लैग का कोड, कब इसे फहराया जाएगा कब नहीं फहराया जाएगा, तो ये सबसे पहले 2002 में आया था, याद रखेंगे। उसके बाद में 2021 में इसे रिवाइज किया गया, 2022 में रिवाइज किया गया, ये थोड़ा याद रखें। तो फ्लैग कोड 2002 में आया था, 2021 और 22 में इसे रिवाइज किया गया। तो हम क्या कह रहे हैं यार, फ्लैग सत्याग्रह कब किया गया प्यारे बच्चों, 1923 को किया गया। अच्छा, क्यों फ्लैग सत्याग्रह किया गया, क्योंकि ये अंग्रेजों ने फ्लैग को फहराने के लिए मना किया था। लेकिन अब आप कहेंगे सर फर्स्ट टाइम कब फहराया था हमने, फर्स्ट टाइम याद रखेंगे प्यारे बच्चों, फर्स्ट टाइम हमने जो अपना झंडा लहराया था फर्स्ट टाइम, वो 1906 में लहराया था, याद रखेंगे। कभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम आपको बंगाल पार्टीशन सिखाएंगे, तब हम आपको इसके बारे में बात करेंगे। पहली बार भारत में झंडा लहराया गया था 1906 को, हमने झंडा सत्याग्रह किया 1923 को, हमने हमारे देश के संविधान में झंडे को एडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। इसमें 3 कलर है, सेफ्रॉन स्ट्रेंथ को दिखाता है, व्हाइट शांति को दिखाता है, ग्रीन प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, और जो व्हील ऑफ द लॉ जो चक्र है यह अशोक चक्र से लिया गया है, जो आपके बर्थ और डेथ की सच्ची घटना को दिखाता है, यही जीवन का चक्र है। इसका साइज, इसकी विड्थ 2 और इसकी लेंथ 3 है। फ्लैग कोड सबसे पहले भारत देश में 2002 में बनाया गया, 2021 और 2022 में 2021 और 22 में इस फ्लैग कोड को रिवाइज किया गया है। बोलिए दोस्तों, इतना समझ में आ गया क्या, इतना पता चल गया होगा? आई थिंक इससे अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 15 हमारा इंतजार कर रहा है, वो देखते हैं क्या है। चलिए गोइंग अहेड, तो क्या है, इन विच सिटी वाज द झंडा सत्याग्रह, नागपुर में हुई थी 1923 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था, राजेंद्र प्रसाद भी इसके मेंबर थे और विनोबा भावे भी इसके मेंबर थे। तो ये यहाँ पर हमने आपको सारी बातें बता दिया। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन 15 की ओर जा रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और जैसे आपके स्क्रीन पर आया है देखिएगा, विच टेनिस स्टार विल हैव अ स्विस कॉइन मिंटेड ऑन हिज ऑब्लिक हर ऑनर। मतलब स्विस कॉइन जो है रॉजर फेडरल, तो राइट आंसर क्या हो गया, रॉजर फेडरल जो है वो स्विस कॉइन पर उनका जो है फोटो लगा हुआ है। यार बहुत ही एक गौरव की बात है। अब जरा कुछ बातें और करते हैं, सुनो ध्यान से। हमारे पास जो टेनिस टूर्नामेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो पहला जो टूर्नामेंट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। सुनना ध्यान से, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये टेनिस टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन इज अ टेनिस टूर्नामेंट। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन हमारे एक साल की शुरुआत जनवरी मंथ में होता है, और ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी मंथ में कंडक्ट किया जाता है। मुझे लग रहा है इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये किस प्रकार के उस पर खेला जाएगा। तो यार ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, याद रखिएगा ये खेला जाएगा हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यदि हम आपसे कहें, यूएस ओपन है ना, यूएस ओपन, तो ये अगस्त और सितंबर में खेला जाएगा। ये अगस्त और ये सितंबर में खेला जाएगा। अच्छा, और ये भी कहाँ, ये भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाएगा, ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाएगा। अच्छा, तीसरा जो है वो हमारा है मेरे प्यारे बच्चों फ्रेंच ओपन, है ना, याद रखेंगे फ्रेंच ओपन की हम बात करते हैं। तो फ्रेंच ओपन कब होगा, तो फ्रेंच ओपन जो है
वो आपके मई मंथ में कंडक्ट किया जाएगा। और फ्रेंच ओपन एक क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी होती है। अच्छा, और चौथी जो बात है वो आपका विंबलडन है, तो याद रखेंगे विंबलडन, ये है विंबलडन। जो विंबलडन है ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाएगा, सॉरी ये सबसे पहले जून और जुलाई में खेला जाएगा, जून और जुलाई में खेला जाएगा, और ये आपके ग्रास कोर्ट पे खेला जाएगा। कहाँ पर खेला जाता है विंबलडन? इंग्लैंड में खेला जाता है, इंग्लैंड में खेला जाएगा। तो मैंने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला हुआ, दूसरा आपका विंबलडन सॉरी फ्रेंच ओपन हुआ। तो याद रखेंगे पहला आपका ए ऑस्ट्रेलियन, फिर आपका फ्रेंच, सीक्वेंस में लिखना है आप लोग, ठीक है। मैंने सीक्वेंस में लिखा है, आप लोग सीक्वेंस में लिखेगा। उसके बाद में विंबलडन, और उसके बाद सबसे अंत में जो है यूएस ओपन खेला जाएगा। तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है आपका फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, फिर उसके बाद यूएस। विंबलडन जो है वो इंग्लैंड में खेला जाता है, बाकी सब अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में खेले जाएंगे। अब किस कोर्ट पे क्या खेला जाएगा वो देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट पे, और फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाएगा, बाकी हार्ड कोर्ट पे खेले जाएंगे। इतनी बात मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से सुना जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जब मैं स्पोर्ट्स वाला टॉपिक करवाऊंगा तो यार मैं जो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, सुनना ध्यान से, ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर, आपके विंबलडन के विनर, सबके सिंगल डबल जितने भी विनर्स हैं उन सबको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहां से आप ध्यान से सुनते जाइएगा कि आपको करना क्या है। अधिकतम बच्चों को पता ही नहीं होता कि यार हमें एग्जाम में पढ़ के क्या जाना है। ये टेनिस टूर्नामेंट आपको सिंगल, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे लगता है सिंगल से काम चल जाएगा। सिंगल से काम मतलब इसमें सिंगल डबल होते हैं, एक व्यक्ति खेलेगा तो सिंगल, दो एक साथ तो वो आपका डबल। तो याद रखेंगे कि यार सिंगल भी यदि आप विनर याद रखते हो, रनर अप याद रखते हो तो आपका हो जाएगा। लेकिन जो भी सिंगल विनर है और जो भी सिंगल रनर अप हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम जब स्पोर्ट्स करेंगे तब हम इसका जिक्र करेंगे। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब हम बड़े ही मोहब्बत के साथ क्वेश्चन नंबर 16 पे जाना चाहते हैं। हाँ, क्रिस्टेलिना, तो यहां पर ये जो नाम है ये इसका नाम है क्रिस्टेलिना, है ना, KRI क्रिस्टेलिना, ये जॉर्जिवा। तो ये जो है आपके इसके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब सवाल ये आता है कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, इसके बारे में बहुत सारी बातें अब हम आपको बताएंगे। तो हमने क्या बता दिया, अभी भी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चेयरमैन है वो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। अब चलो चलते हैं कुछ नया सीखने की दुनिया में। क्या नया सीखेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि IMF कैसे बना। तो ब्रेटन वुड, सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, ब्रेटन वुड याद रखेंगे, ब्रेटन वुड आपका ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस था। और ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस जो था वो कब था? वो जुलाई, याद रखेंगे जुलाई 1944 में था। अच्छा ध्यान से सुनना कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में था। उसके बाद में जो ये आपका फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट स्टेबलाइज कब हुआ आपका IMF? 1945 में बना। अब थोड़ा याद रखते हैं, वर्ल्ड बैंक लिखते हैं, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक भी ब्रेटन वुड, याद रखेंगे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से बना। सबका ध्यान मेरी ओर, प्यार से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, ये हमारी जिद है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस, अच्छा ये जो होगा ये भी कैसे हुआ? ये भी आपके ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जुलाई 1944 में जो हुआ था उसी से हुआ। लेकिन इसकी औपचारिक रीति से फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ? 1946 को हुआ। याद रखेंगे ये शुरू कब हुआ बेटा वर्ल्ड बैंक?
46 में चाय मेरे पास आ चुकी है, बस एक चाय की, हाँ इतना समझ में आ गया। अच्छा, वर्ल्ड बैंक को हम एक और नाम से जानते हैं, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर, याद रखेंगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, याद रखेंगे, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका नाम है। अच्छा, डेवलपमेंट इसका नाम है। अब आप मुझे बताएंगे ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यहां लिख लो वॉशिंगटन डीसी, याद रखेंगे, वॉशिंगटन डीसी में इनका क्या है बेटा? हेडक्वार्टर है। ये सबको पता होना चाहिए। इतनी बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक, हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है बेटा मेरे प्यारे बच्चों? अजय बांगा है। हाँ, आप मेरा इमेज नहीं देख पा रहे हैं, कुछ ही दिनों के बाद उस पर भी हम काम करेंगे, लेकिन ये भी है यार, बिना इमेज के भी पढ़ाया जा सकता है। अच्छी तरह से आप ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशन तो क्या, अब इतने बड़े हो चुके हो, आप इमोशन को समझ सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। बोर्ड पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी जा चुकी है। मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आपने अपने बुक में भी ये सारी जानकारी लिख ली होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, सॉरी 16 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। ओके, विच यूएस बेस्ड इंडियन topped the Forbes India's 20 people to watch in the 2020 list। अच्छा, इसका नाम क्या है ऐसा पूछा गया है। तो यार, दुष्यंत चौटाला, प्रशांत किशोर, हसन मिनहाज। तो ये हसन मिनहाज याद रखेंगे इनको, ऐसा ये करंट अफेयर का पार्ट था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। प्रशांत किशोर इंपॉर्टेंट है। तो सुनना, प्रशांत किशोर की कहानी सिखाता हूं। ध्यान से सुनना प्रशांत किशोर की कहानी। प्रशांत किशोर सब पहले ये यूनाइटेड नेशन में काम करते थे। 2014 में इन लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताया, नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताया। उसके बाद में इन्होंने एक आईपैक नाम की संस्था का निर्माण किया जो चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज को मदद करती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? प्रशांत किशोर ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है जनसुराज पॉलिटिकल पार्टी, और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है बिहार में बहुत ज़्यादा सक्रिय है। तो याद रखेंगे, आने वाला जो चुनाव होगा बिहार की एसएलए पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा, और 243 सीट्स पर होगा, और इसमें प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल पार्टी भी उतरने वाली है चुनावी मैदान में। तो बिहार के विधानसभा की सीट 243 है। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेशनलाइज्ड बैंक? ओ माय गॉड, यार सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात तो यह है कि यार 19 जुलाई 1969 आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, आयरन लेडी थी, फिर इमरजेंसी भी लगा दिया, आयरन लेडी के नाम से जानते हैं इसे, इन्हें जानते हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 14 बैंक नेशनलाइज कर दिए, 14 बैंक नेशनलाइज्ड कर दिए। उसके बाद में एक 1980 का दौर आया, और यहां पर 1980 में उन्होंने 6 बैंक नेशनलाइज किए। नेशनलाइज करने का मतलब होता है
कि जब कोई प्राइवेट बैंक गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट होता है उसे हम नेशनलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। इतना लिखो फटाफट। चलिए, तो 40 बैंक 6 बैंक हो गया। तो पहले 20 बैंक हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में हमारे पास में 11 बैंक ऐसी है, 11 बैंक ऐसी, 20 में से 11 बची, 11 बैंक ऐसी है जो नेशनलाइज्ड बैंक है। तो याद रखेंगे, यदि एग्जामिनर ने पूछा कितनी बैंक नेशनलाइज, तो 11 बैंक्स आर नेशनलाइज एज ऑफ नाउ। बट 12 बैंक्स, 12 बैंक मतलब 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 मतलब एसबीआई ऐड हो गए, 11 प्लस 1 एसबीआई, ये 12 बैंक जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। सुनना ध्यान से, पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो याद रखिएगा कि ये जो 20 बैंक हुई थी ना, आप इसे समझ सकते हैं नेशनलाइजेशन एक्ट से, नेशनलाइजेशन कानून से हुई थी। इस वजह से इन बैंकों को हम नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं। एसबीआई भी नेशनलाइज हुआ था, लेकिन नेशनलाइजेशन कानून नहीं लगा था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब 11 बैंक नेशनलाइज और +1 करोगे तो आपका एसबीआई गिना जाएगा। तो एसबीआई जो है वो आपका नेशनलाइज बैंक नहीं है, वो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो एक लाइन सुन लेते हैं, जिसको समझ में आ गई, नहीं आई तो नहीं है। ऑल द, सुना, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो सुनो ध्यान से। मुझे बताओ कि जो 11 बैंक है, बस मैं ब्लैक पे ब्लैक लिख रहा हूं। हाँ, ये जो 11 बैंक मैंने आपको बताई, ये कैसी है? ये 11 बैंक कैसी बैंक है? ये है नेशनलाइज्ड बैंक। अरे बोल भाई, नेशनलाइज बैंक का मतलब इसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट की बैंक है। तो जो भी गवर्नमेंट का होगा उसे पब्लिक सेक्टर तो कहेंगे ही ना, कहेंगे बेटा, उसे पब्लिक सेक्टर तो कहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब क्या होगा कि यार ये जो नेशनलाइजेशन एक्ट से हुई थी ना, इसलिए इसे नेशनलाइज बैंक का नाम दिया गया। लेकिन एक बैंक है जिसका नाम क्या था? एसबीआई। ये क्या हुई थी? ये एसबीआई एक्ट से हुई थी, ये एसबीआई एक्ट से बनी थी। और ये कब का एक्ट था? 1955 का था। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट बैंक बना, वो 1955 में बना। इसका ओल्ड नेम क्या था? इसका ओल्ड नेम क्या था? तो याद रखेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सुनना ध्यान से पहले बच्चों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था। और ये इंपीरियल बैंक कब बना था? ये 1921 में बना था। अच्छा, इंपीरियल बैंक किससे बना? और फिर बहुत सारी प्रेसिडेंसी बैंक थी, उससे बना था। तो क्या ध्यान से समझना कि इंपीरियल बैंक जो है वो किससे बनी? सुनना ध्यान से, देखो, बैंक ऑफ कलकत्ता। सुनना ध्यान से, बैंक ऑफ कलकत्ता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सा यार सब्र कीजिएगा, कंटेंट आपको अच्छा दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो, कुछ भी अच्छा करना है तो अच्छा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूं, आज आपको ऐसा लगेगा कि 2-4 दिन की यार बहुत टाइम जा रहा है एक क्वेश्चन करने में, लेकिन ये ही आपको आगे तक लेकर जाएगा, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, ये वाला जो पॉइंट था ये हमने कट कर दिया। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता, या उसको हम लोग बैंक ऑफ बंगाल भी बाद में हमने कह दिया, बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे 1840 में बना। और एक और बैंक बना, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, और ये बना 1843, 1843। तो 1843 में बना। चलिए, तो क्या हुआ कि ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक 1921 में मर्ज हो गई, और मर्ज होकर क्या बनाया? इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक बाद में क्या बन गया बेटा? एसबीआई। सुनना ध्यान से, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास मिलकर 1921 में इंपीरियल बैंक का निर्माण हुआ।
और इंपीरियल बैंक का निर्माण होने के बाद में फिर जो है 1955 में उस बैंक को नेशनलाइज किया गया और नेशनलाइज करने के बाद उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जड़ें 1806 में छुपी हुई हैं। किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आ भी गया था यार कितना पुराना, तो 1806, इसीलिए एसबीआई वाले कहते हैं हर दिन कि प्लीज लंच के बाद आना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, हमने सब चीज़ों को देख लिया। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, पर मेरे दोस्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। 19 जुलाई 69 को इंदिरा गांधी ने 14 बैंक को नेशनलाइज किया। नहीं दिख रहा तो मैं बोल देता हूँ। और 1980 को 6 बैंक किया। टोटल आपके 20 बैंक हुए और 20 के 20 बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट से हुए। इस वजह से उन्हें हमने नेशनलाइज्ड बैंक का नाम दिया। आज की डेट में 11 बैंक बचे मर्ज होते होते, तो वो 11 के 11 बैंक नेशनलाइज्ड बैंक है और उसमें एक जोड़ दिया जाए तो एसबीआई हो जाएगा। तो टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो इतनी बात मैंने आपको बता दिया। एसबीआई की सारी कहानी मैंने बता दी। मैंने आपको प्रेसिडेंशियल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास बताया। मर्ज हुई 1921 में, इंपीरियल बनी और इंपीरियल बैंक 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। तो यार ये तो आप सबको पता होगा, ये आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी जो भी होती है बोन मैरो। ये बोन मैरो जो है, अच्छा हाँ एक मिनट, हाँ जी हाँ जी, ये बोन मैरो जो है, ये बोन मैरो जो होती है वो आपके किस में होती है बेटा, ये बोन्स में होती है। हाँ बोन्स में होती है, तो बोन्स में होती है। और ये बोन मैरो से क्या क्या निर्माण होता है, एक तो आरबीसी, इसे एक्चुअली स्टेम सेल बनता है, पहले स्टेम सेल बनता है और स्टेम सेल से फिर आपकी आरबीसी बनती है, फिर आपकी डब्ल्यूबीसी बनती है और फिर आपकी प्लेटलेट्स बनती है, फिर आपकी प्लेटलेट्स बनती है। अच्छा, आरबीसी हमें से एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, इसे हम ल्यूकोसाइट, इसे हम ल्यूकोसाइट और इसे हम थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब सबके अलग अलग काम है। आरबीसी का काम जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, O2 का ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी का काम जो होता है वो आपका ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, इम्यून सिस्टम को। और प्लेटलेट का जो काम होता है आप सबको पता होगा यार, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, खून का थक्का जमाते हैं। ये इम्यून सिस्टम का काम करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट। इतनी बात मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम अब आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी बातें मैंने सोचा था कि इस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, लेकिन समय के अभाव के कारण आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज ये पेपर कंप्लीट करेंगे मेरे दोस्त। नहीं तो हम एक ही पेपर में 3-3 लेक्चर, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल, इस बात का मुझे सुकून है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, साइट का मतलब होता है सेल, और थ्रोम्बोसाइट ये आपका, इनका केमिकल नेम आप इनका या बोल सकते हो। ठीक है, चलिए गोइंग अहेड विद अनदर इंफॉर्मेशन। हाँ, जॉर्ज साइमन ओम, अच्छा, इज whose honor he have, in whose honor we have the famous Ohm's law hailed from which country। अच्छा, ये किस कंट्री से आते हैं ये पूछा है, तो राइट आंसर जर्मनी है। तो जरा ओम का नियम पढ़ते हैं। ओम का नियम ये कहता है कि यार ये वोल्टेज जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो थोड़ा समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। ये शायद जब तक मैं ना समझा पाऊँ तब तक आपको शायद समझ में नहीं आएगा। ये मैंने क्या किया, एक वायर बनाया है यार, बहुत गंदा बन रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान से सुनते जाओ, समझने की कोशिश करो, बाकी ड्राइंग की तो आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जब कोई भी कंडक्टर होता है तो उस कंडक्टर का के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को क्या होता है,
कि एक तरफ खींचना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाया, हमने प्लस और माइनस की एक बैटरी लगाया, और बैटरी लगाकर जब हम क्या करते हैं, प्लस है तो ये आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां ट्रेवल करेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। और यहां पर यदि कोई बल्ब लगा होगा तो वो जल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो मैंने बैटरी लगाई है ये आपकी वोल्टेज क्या है बेटा, वोल्टेज। तो ध्यान से समझना, ये बैटरी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, यही कहना चाह रहा है। तो ये वोल्टेज क्या हुआ, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अब क्या हुआ कि जब यहां से यहां जब इलेक्ट्रिसिटी बहेगी तो रास्ते में रेजिस्टेंस भी आएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो क्या हो गया, R इज इक्वल टू वॉट, V अपॉन आई। अच्छा, V क्या होता है बेटा, वोल्टेज होता है, इसका SI यूनिट वोल्टेज होता है, याद रखना। और I का SI यूनिट एम्पियर होता है। तो वोल्टेज, तो R का SI यूनिट V बाय A मतलब वोल्टेज अपॉन एम्पियर हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओम, इसे हम क्या कहते हैं, ओम। तो किसी ने पूछ लिया कि यार रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वो आपका ओम है या वोल्टेज अपॉन में एम्पियर होगा। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ओम का नियम, आपका जितना वोल्टेज स्ट्रांग होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्ट्रांग होगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन 20 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21, यार ये जो इंद्रधनुष जो है ना, इंद्रधनुष जो है ना, ये वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, मैं बोर्ड निकाल लेता हूं भाई, ये बोर्ड पे अच्छा चलता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या, वैक्सीनेशन ना, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। अच्छा, ये इसके लिए करने के लिए इंद्रधनुष नाम की, सुना ध्यान से, इंद्रधनुष नाम की योजना स्टार्ट की गई। कब की गई, 2014 में की गई। तो हम क्या कहेंगे, इंद्रधनुष एक ऐसी योजना है जो इम्यूनाइजेशन का काम करती है, जिससे वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। और ये कब स्टार्ट हुई बेटा, ये स्टार्ट हुई 2014 को स्टार्ट हुई, याद रखिएगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अच्छा, क्या लिखा है इन्होंने, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। ये किस राज्य में शुरू किया गया प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। हाँ चलिए, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो चुका है, ठीक है। जेलीफिश, यार जेलीफिश जो है, एक बार हम लोग बहुत अच्छी तरह से एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, उसके 1-2 सवाल तो आ जाते हैं एसएससी में। तो एसएससी में एनिमल और प्लांट बहुत बढ़िया करवा दूंगा, आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा फाइलम नाइडेरिया होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखो, जितने भी जेलीफिश या जेली या ऐसे वर्ड आते हैं, वो वर्ड जो होंगे वो आपके नाइडेरिया फाइलम में ही होंगे। पॉरीफोरा जो फाइलम होता है उसमें जितने भी स्पॉन्जिस जो होते हैं, स्पॉन्जिस जो होते हैं वो पोरीफेरा फाइलम में आते हैं। तो जब किसी दिन हमारे पास क्वेश्चन कम और होंगे और उसके बाद में फिर हम नाइडेरिया फाइलम को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने आ चुका है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। इन विच पीरियड वॉज द लेजेंडरी विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन करेंटली छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन के नाम से जाना जाता है। 1878 से 1888 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो छावा मूवी आई थी उसने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी थी। तो इस वजह से एग्जाम में छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा एम्पायर के सवाल आएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्विन सिटी ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर आपका त्रिशूर एंड तिरुवल्लम है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25,
देखो जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको जल्दी से करवा दिए, उसमें पूरा एक किंगडम पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक फाइलम पढ़ना पड़ेगा, एनिमल किंगडम पढ़ना पड़ेगा, वो करेंगे, बस समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आ चुके हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे अच्छी तरह से सुनिएगा, यहाँ से कई सारे सवाल एग्जाम में आएंगे। फ्रीडम फाइटर सुचेता कृपलानी बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश है। सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम बनी है दोस्त, बनी थी कहां की? उत्तर प्रदेश की। अब मुझे बताओ पहला सवाल आपके सामने रख रहा हूं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ, सुनना ध्यान से, प्रेसिडेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहला जवाब आप देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीसरा सवाल जो है, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। चलिए, उसके बाद में है आपका फर्स्ट वुमेन गवर्नर, है ना, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। उसके बाद में है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, आप तो पढ़ ही चुके हैं। चलो, सुचेता कृपलानी। ये है एनी बेसेंट। इधर देखो, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट INC एनी बेसेंट, याद रखेंगे। इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था, होम रूल। अच्छा, ये कौन है बेटा? ये आप सभी को पता है यार, सरोजिनी नायडू है। इसका नाम क्या हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू। ध्यान से सुनना, सरोजिनी नायडू। अच्छा, फर्स्ट वुमेन चीफ जैसे लीला सेठ हिमाचल प्रदेश के कोर्ट में बनी थी। फर्स्ट वुमेन गवर्नर, आप सभी को कुछ समय के पहले ही मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट वुमेन गवर्नर जो है वो सरोजिनी नायडू। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन CM सुचेता कृपलानी। हाँ, ओ माय गॉड, देखिए पूरा आगे बढ़ गया, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला, एनी बेसेंट, मैं नाम लिखता हूं, आप याद करो। एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस की। अच्छा, सरोजिनी नायडू भारत की पहली, सरोजिनी नायडू भारत की पहली कांग्रेस प्रेसिडेंट। उसके बाद में लीला सेठ, आपको पता होगा, लीला सेठ फर्स्ट गवर्नर, लीला सेठ क्या गवर्नर कहां की? हाई कोर्ट की। अच्छा, उसके बाद में आपको पता ही है सुचेता कृपलानी, आपको सबको पता है। अच्छा, यूपी की पहली गवर्नर, महिला गवर्नर, तो सरोजिनी जो नायडू है वो दो काम, एक तो INC की पहली प्रेसिडेंट और यूपी की पहली गवर्नर, ये सरोजिनी नायडू के नाम। एनी बेसेंट जो है INC की पहली महिला, लीला सेठ जो है पहली जज किसकी? हाई कोर्ट की। और कहाँ के हाई कोर्ट की? हिमाचल प्रदेश। और सुचेता कृपलानी, है ना, सुना है, सुचेता कृपलानी जो है ये फर्स्ट वुमेन है जो चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की। मेरे को लग रहा है अब समझ में आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको मजा आया होगा, आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आपको जरूर सफलता मिलेगी। वो इसीलिए मिलेगी क्योंकि आप यदि ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो जरूर सफलता एक दिन हमारे हाथ आती है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।